आज का हमारा टॉपिक है मापन। उसके मापन के अंतर्गत मापन का अर्थ। नंबर 1 मापन का अर्थ। नंबर 2 मापन की परिभाषाएं। नंबर 3 मानक मापन की विशेषताएं और नंबर 4 मापन के आवश्यक तत्व। सबसे पहले समझिए आप मापन क्या है, मापन का अर्थ क्या है, मापन किसे कहते हैं। मापन से हमारा अभिप्राय है किसी भी अवलोकन को परिमाणात्मक रूप में व्यक्त करने से है। दूसरे शब्दों में किसी भौतिक पदार्थ के गुण अथवा विशेषताओं के परिणाम को अंकात्मक रूप देने की क्रिया को ही मापन कहते हैं। इस क्रिया में वस्तु के गुणों को उचित इकाई में प्रकट किया जा सकता है। प्रत्येक मापन क्रिया 2 पदों में की जाती है। सर्वप्रथम मापनकर्ता यह निश्चित करता है कि उसे किस गुण अथवा योग्यता का मापन करना है। दूसरे उपयुक्त मापन का उपकरण का चयन भी करना होता है। भौतिक मापन में हमारा आधार बिंदु 0 या 0 होता है तथा इसका मान प्रत्येक स्थान पर समय पर ही समान होता है तथा इसका मान प्रत्येक स्थान एवं समय पर समान ही होता है, जबकि मानसिक या शैक्षिक मापन इतना वस्तुनिष्ठ, सुनिश्चित एवं सही नहीं होता। इसका आधार पूर्व निर्धारित मानक होता है जो आत्मनिष्ठ होने के साथ साथ विशिष्टता से भी परे होते। उदाहरण के लिए किसी कमरे की लंबाई एक फीते की सहायता से आसानी से नापी जा सकती है, लेकिन किसी क्लास का निष्पादन उतनी ही आसानी से नापी जा सकती है, लेकिन किसी क्लास का निष्पादन उतनी आसानी से नहीं नापा जा सकता। परंतु मापनकर्ता का संबंध मापन क्रियाओं की सुविधा से ही नहीं होता जितना उसकी शुद्धि से है। आधुनिक युग का प्रत्येक वैज्ञानिक मापन क्रिया में अधिक से अधिक शुद्धता लाने का प्रयास करता है, चाहे उसका संबंध किसी भी विज्ञान से हो सकता है। मापन का आधार थायनाइड के इस कथन में नियत है कि जो कुछ भी अस्तित्व है उसका अस्तित्व कुछ परिणामों में होता है। परिभाषा में देखिए, मैकाले के अनुसार यदि कोई वस्तु किसी परिणाम में अस्तित्व में है तो उसका मापन हो सकता है। नंबर 2 मोरडॉक के अनुसार मापन के अनुसार किसी तत्व को भिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना ही मापन कहलाता है। नेक्स्ट लिखिए, मापन की विशेषताएं। मापन की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 मापन मूल्यांकन करने में सहायक होता है। नंबर 2 मापन वैज्ञानिक प्रगति का मुख्य आधार होता है। नंबर 3 मापन में कोई निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं होता। नंबर 4 मापन में आंकिक स्वरूप पाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना मापन के आवश्यक तत्व।
मापन के आवश्यक तत्व जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शील गुण निर्धारण एवं उसे परिभाषित करना। व्यक्ति का व्यक्तित्व एक अनमोल खजाने की तरह होता है जो असंख्य शील गुणों एवं विशेषताओं से भरा होता है। जिस प्रकार सागर की समस्त लहरों का मिलना संभव नहीं होता, उसी प्रकार सागर की समस्त लहरों का मिलना संभव नहीं होता, उसी प्रकार व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहारों का निरीक्षण नहीं किया जा सकता। शील गुण चयन कर लेने के पश्चात उसे ठीक से परिभाषित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने शील गुण को अपने स्तर से ही परिभाषित करता है। एग्जाम्पल के लिए बुद्धि शीत गुण की परिभाषा नहीं दी जा सकती। कुछ लोगों की दृष्टि में बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो कठिन से कठिन प्रश्न आसानी से दे सकें। कुछ लोग ऐसे लोगों को बुद्धिमान समझते हैं जो लोग संसार के बारे में विशेष जानकारी रखते हैं। कुछ लोग उन्हीं को बुद्धिमान मानते हैं। नंबर 2, संक्रियाएं एवं व्यवहारों को निश्चित करना। मापन प्रक्रिया के अंतर्गत दूसरा महत्वपूर्ण पहलू उन संक्रियाओं को विन्यासों को निश्चित करना होता है जिनके माध्यम से वैज्ञानिक अथवा मापनकर्ता ने किसी शील गुण को स्पष्ट व्याख्या की है। किसी शील गुण की परिभाषा करने एवं उसमें प्रयुक्त संक्रियाओं के मध्य आपस में अपना संबंध होता है। संक्रियाओं के मध्य में अपना संबंध बनाना होता है। संक्रियाओं के उपयोग से पूर्ण उसे शील गुण क्रियात्मक दी जा सकती है। इसके लिए हम कुछ विस्तृत अप्रत्यक्ष एवं उपयुक्त संक्रियाओं को निर्धारित करते हैं जो शील गुणों की स्पष्ट व्याख्या करने में सहायक हो। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी स्कूल में छात्रों में किसी शील गुण प्रजातांत्रिक मूल्यों की शिक्षा का मापन करना चाहें, जिनमें उनके प्रजातंत्र मूल्यों की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है, उन व्यवहारों के आधार पर ही उनके जन जीवन मूल्यों का मापन संभव होगा। नेक्स्ट, शील गुणों को मात्रांकित करना। मापन मुख्य रूप से हमारे 2 प्रश्नों का उत्तर देता है, कितना तथा कितने। देखिए, भौतिक वस्तुओं का मापन मनोवैज्ञानिक गुणों के मापन की तुलना में अत्यंत सरल है। हम एक मेज की लंबाई आसानी से माप सकते हैं। उसी माप को हम दूसरी मेज भी ला सकते हैं। लेकिन मानसिक गुणों के बारे में इस प्रकार की समानता का हमें कोई दावा नहीं कर सकते। हो सकता है कि गणित का जो प्रश्न एक विद्यार्थी अत्यंत सरल लग रहा है, वही प्रश्न पत्र दूसरे विद्यार्थी को कठिन लग रहा है। तो हम इन दोनों विद्यार्थियों के बुद्धि के स्तर की समानता के बारे में कुछ कह सकते हैं। अतः
अतः ऐसी परिस्थिति में मनोवैज्ञानिक को हम मानसिक योग्यताओं की कुछ ऐसी व्यवस्था देनी पड़ती है जो इनकी इकाई एवं मात्रा तक व्यक्त कर सकते हैं।